नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दिन भर आज यही खबर सुर्खियों में बनी रही और आज इसी पर हम सीधी बात करने जा रहे हैं। राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि क्या ये उनका सियासी पतन है। और जिस तरीके से राघव चड्ढा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम बड़े बड़े बयान दिए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं आदमी सही हूं, गलत पार्टी में था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, उनके गुनाहों में साथ नहीं दिया। आखिर इन तमाम बयानों के क्या मायने निकाले जाए? आज जिस तरीके से सियासी उठापटक रही है, इसने तमाम सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। इतना बड़ा स्टेप आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स रहे नेताओं ने जब लिया, जो अब बीजेपी के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी चुप रहने नहीं वाली थी। भगवंत मान से लेकर संजय सिंह से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं और उन्होंने सीधे केंद्र पर भी हमला बोला है। पार्टी बड़ी होंदी है, संगठन बड़ा होंदा, व्यक्ति बड़ा नहीं होंदा। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। होना इन्हां दा उधर भी कख नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो ना रंग ला के छड़ देंदे बस। को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात, गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता, वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। और आज
उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। चले, कई सुरक्षित सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो तमाम सवाल हम आपके समक्ष सबसे पहले रख देते हैं। जिस तरीके से ये सियासी फेरबदल हुआ है, क्या अरविंद केजरीवाल का केंद्रगत नेतृत्व मॉडल अब टूट रहा है या फिर चुनौती में है, जिस सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मॉडल की हमेशा से बात होती रही है? दूसरा, क्या ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है या आपकी अंदरूनी कमजोरी का विस्फोट? क्या आम आदमी पार्टी वाकई में वीक थी और ये वीकनेस अब विस्फोट बनकर सामने आई? तीसरा, क्या राघव चड्ढा का सही आदमी गलत पार्टी में वाला बयान वैचारिक शिफ्ट है या राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश, एक तरह का पॉलिटिकल सर्वाइवल? चौथा, क्या दल बदल विरोधी कानून का अब कानूनी दल बदल की रणनीति बन चुका है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लीगली डिफेक्शन स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया जाए? पांचवा, क्या ये भारत में सियासी पुनर्गठन की अब शुरुआत है? जिस तरीके से कई दिग्गज नेता जो किसी एक पार्टी के थे जिसने 15 सालों तक अपना वर्चस्व बनाया, जमीन पर मेहनत की, वो अचानक से जिस तरीके से बीजेपी में चले जाते हैं, क्या एक नए पुनर्गठन की शुरुआत है जिस तरीके से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं? तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे, सीधी बात करने वाले हैं। एक एक कर उन तमाम मेहमानों का हम परिचय भी आपसे करा देते हैं। तपोष पाल है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बनेंगे। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ही रणविजय सिंह जी भी अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ आज कनेक्टेड है। तो चलिए शुरुआत करते हुए नरेश शर्मा जी के साथ ही। नरेश शर्मा जी, घायल हूं इसीलिए घातक हूं कहने वाले आपके धुरंधर नेता जो कभी रहे एक वक्त पर, जो अब बीजेपी में है, उन्होंने दिखा दिया है कि वो कितने घातक है। आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान, जहां पर आपके 7 बड़े लीडर्स, बड़े चेहरे बीजेपी में चले जाते हैं, बड़ा सियासी झटका, क्या मायने इसके निकाले जाए? मोनिका जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को। और अभी आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि घायल और घातक। इनके पास एक घायल और घातक, सनी देओल का मैं भी फैन था बहुत अच्छा, लेकिन उनकी घायल और घातक भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक बिल्ली की तरह हो गई। तो शायद ये बिल्ली की तरह ही राघव चड्ढा जी, मैं ऐसा इंसिडेंट नहीं कह रहा क्योंकि पार्टी के साथ जब से जुड़े हैं मैंने भी चुनाव के टाइम में देखा इनको, राघव चड्ढा जी को, और जो इन्होंने अपनी गतिविधियां हैं आज खुल के, जब क्योंकि शुरुआत पार्टी ने नहीं की थी, इन्होंने ही शुरुआत की है। आपने देखा था कि पार्टी की नीतियां हैं, अगर किसी को भी मौका इनको मिला, इनको मौका, आपने देखा कि सीढ़ी बाई सीढ़ी एक युवा नेता कहां से कहां पहुंचाया, ये पार्टी की देन थी, अरविंद केजरीवाल जी की देन थी। और अब जो ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर 10 कमियां निकाल रहे हैं, वो अलग से, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की जो बोली बोल रहे हैं, वो पहले भी आपके चैनल पे डिबेट थी, उसके अंदर भी मैंने बोला था कि ये जो सब कुछ बायस जो करके चल रहे हैं कि राघव चड्ढा ने, जो इनको जिम्मेवारियां, मैं आज एक और बात खुल के बोलता हूं कि हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो जेल के अंदर थे, चुनाव थे, तो अगर ये कहते हैं कि इनको एक तो बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिली, राज्यसभा सांसद भी, दिल्ली के अंदर मंत्री भी रहे, इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी, और उसके बाद जेल में होते हुए भी इनको जिम्मेवारी दी गई थी कि गठबंधन के लिए, और हम लोग इंडी गठबंधन के साथ थे तो उसके अंदर भी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मिलके, जो मिली भगत करके जो पंजाब की जनता को जो बेच रहे हैं, ये जो दिल्ली के अंदर बेचने का काम किया, पंजाब के अंदर भी यही काम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, उसके अंदर ये पूरी टारगेट हो चुके हैं। और इसीलिए अगर ये होते, अगर विचारधारा की तो आपका कहना है कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी से इन्फ्लुएंस हुए हैं राघव चड्ढा? बिल्कुल, अगर इनकी विचारधारा कुछ है, ठीक है, पार्टी के अंदर कोई अगर इनको विचारधारा नहीं मिल रही या किसी व्यक्ति विशेष से विचारधारा नहीं मिल रही है, तो आप अपने विचारधारा के ऊपर, आप राजनीति के अंदर, ये नहीं कि आपने, लेकिन नरेश जी स्टेटमेंट, ये जो घायल घातक हूं का स्टेटमेंट था, ये खुद राघव चड्ढा का स्टेटमेंट था जब आप लोगों ने राज्यसभा में उन्हें म्यूट किया।
तब उनका ये स्टेटमेंट खुद था। और अब भी राघव चड्डा ने जो बयान दिया पत्रकारों से मुखातिब होते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए, उन्होंने कहा मैं सही आदमी था, गलत पार्टी में था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोस्ती के काबिल नहीं था, उनके गुनाहों में साथ न दे सका। अब इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए, कौन से गुनाह, जिस तरीके से तथाकथित ये जो तमाम घोटाले उजागर हुए, जांच पड़ताल हुई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, ईडी सीबीआई इन्वॉल्व हुई, तभी से राघव चड्डा ने दूरी बना ली। क्या कोई वाकई में एक बड़ी दिक्कत थी? सुनिए, घायल और घातक तो बिल्ली बन के रह जाएगी। आप बिल्ली को देख लीजिएगा, उसको ना दूध मिलेगा, और बिल्ली दर बदर, कहते हैं ना कि बिल्ली दूध के लिए इधर उधर दूसरों के घर भागती रहती है और उसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो ऐसे ही राघव चड्डा की एक इमेज बनने वाली है। और दूसरी बात आपने बोली थी कि क्या आगे के लिए क्या रणनीति है। आम आदमी पार्टी की रणनीति है, ठीक है, आप जाइए, आप काम कीजिए। अगर आपको बड़े बड़े पद नहीं मिले थे, जिम्मेवारी नहीं मिली थी, मैं कहता हूं जिस पंजाब की धरती ने इनको सांसद बना के भेजा, राज्यसभा सांसद बना के भेजा, सबसे बड़ी गद्दारी आप पंजाब से कर रहे हैं। पंजाब कभी भी झुका नहीं है। पंजाब उन वीरों की धरती है जहां पे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जी कभी भी, वो ये कहते हैं ना कि ये शासक ऐसा चल रहा है कि जो अंग्रेजों को भी फेल कर रहा है। जो वो लोग अंग्रेजों के आगे नहीं झुके इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, तो ये तो अपने आप को अगर झुक गए तो कम से कम ये कहते हैं ना कि कुछ दलाल जो होते हैं वो झुक जाते हैं देश के लिए। पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता जो एक वक्त पर आपकी पार्टी में रहे, क्योंकि आज ही ये देखिए बड़ा बदलाव हो गया है, तो चलिए अभी कुछ ही घंटों पहले तक जो आपकी पार्टी में रहे वो आप पर आरोप लगा के चले गए हैं कि उनके गुनाहों में साथ ना दे सका। आप समझ नहीं रहे हैं जो वो इशारा कर गए हैं, कौन से ऐसे गुनाह, क्या जो ये तथाकथित घोटाले सुर्खियां बने, क्या वही गुनाह, इसी गुनाहों में वो साथ ना दे पाए? क्लियर कर दीजिए ना नरेश जी, रणनीति तो मैंने पूछा ही नहीं था। एक मिनट, इसके लिए बताता हूँ कि आप जो गुनाहों की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए, साबित हुए, कहीं भी जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल जी, जितने भी नेता हैं अभी तक, ठीक है, आप हाई कोर्ट की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, हाँ। लेकिन आपको निचली अदालत ने बाइज्जत बरी किया। अगर अरविंद पर ऐसी क्या बात है कि राघव चड्डा आप लोगों का साथ ही ना दे सके? जब से मामले शुरुआत हुए तब से ही राघव चड्डा ने आप लोगों से दूरी बना ली थी। 2025 में तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आम आदमी पार्टी का बैनर, चुनाव चिन्ह ये तक हटा दिया था। ये आप देखेंगे कि जिसको जो डर गया वो समझो मर गया। वो डरने की राजनीति कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव की राजनीति। आपने देखा कि जो अभी उनके साथ एक और सांसद गए हैं, 3 दिन पहले उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी। ईडी की रेड पड़ने के बाद में आप ये गारंटी से लिख के देता हूं मैं, अगर कि उनके बाद दोबारा ईडी की रेड पड़ जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी में गया, जो इनकी वॉशिंग मशीन में गया, वो धुल गया। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो वॉशिंग मशीन कौन मैनेज कर रहा है। ये नहीं, समय सबका आता है, समय बदलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं ना कि धूप और सूरज शाम को भी समय कब बदलता है। नरेश जी, जरा जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से जरा इन आरोपों का जवाब ले लेते हैं। मैं बिलों के अंदर घुसते हुए देखूंगा इस भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को। देखते हैं आप जो आरोप लगा रहे हैं, जिन पर लगा रहे हैं, जरा उन्हीं से उन आरोपों का जवाब ले लेते हैं। तपोष पाल जी, राघव चड्डा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालिवाल, संदीप पाठक, तमाम बड़े नेता अब आप लोगों के साथ है, कमल के साथ है। इसे आप अपनी बड़ी जीत कहेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान कहेंगे, या किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माँ बगलामुखी जयंती की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि गांव की सरकार, जन जन का अधिकार, पंचायती राज है लोकतंत्र का असली ताकत। तो पंचायती राज सभी जगहों पर पंचायत के इलेक्शंस भी होते हैं इसीलिए, और उसका दिवस भी है आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी का, मैं तो कल से मैं बताऊं, कल मैं 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक डिबेट में था, और केवल वेस्ट बंगाल की चर्चा की। आज मैं सवेरे से भी उसी डिबेट में था। ये अचानक से जो है हमारे पास आम आदमी पार्टी के कॉल आने शुरू हो गए, उसके बाद फिर रिपोर्टरों के कॉल आने शुरू हो गए, और फिर ये जो अचानक से जो डेवलपमेंट हुआ, तो देखिए इसके लिए जो सबसे बड़ा अगर कोई दोष है ना, ये अचानक से डेवलपमेंट हुआ आप कह रहे हैं। खेला हो गया, बंगाल की जगह आप लोगों ने पंजाब में खेला कर दिया, और आप कह रहे हैं अचानक से डेवलपमेंट हो गया। क्या आप लोगों को पता नहीं था? ये तमाम जो 7 नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी के चेहरे रहे, अब आपके बनने जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दूं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी रह नहीं गई है, वहां पे आम आदमी का कोई काम ही नहीं रह गया। ये एक आदमी पार्टी है जिसको, जो अरविंद केजरीवाल है, बस उसी की पार्टी है
इसको जिसको समझ में आया उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसको समझ में आया सेक्रेटरी बना दिया, जिसको समझ में आया प्रेसिडेंट बना दिया, जो जहां पाया रेडियो की तरह ये बांटते। ये केवल यही है और कोई नहीं है यहाँ पे। इसीलिए ये पार्टी सिलसिलेवार तरीके से टूटती चली गई है। अब ये बार बार जो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोभी हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारी हैं, कुछ कह रहे हैं गद्दार हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, सब वो हो जाएगा। मेरा एक ही प्रश्न है कि अभी तक आपने इनको, अगर इतने सारे आपके पास गुनाह के लिस्ट थे इनके, तो आपने इनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं? आप उनको रखे हुए थे, और कहां रखे हुए थे? राज्यसभा में रखे हुए थे, अपर हाउस में रखे हुए थे। तो आप मतलब इतने बड़े गुनहगार जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़े, और वो भी भाजपा के वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़े, आप बिल्कुल से अबोध बालक है, आपको दिखते ही नहीं है लोग। आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे, 10 में से 7 सांसद हैं, वो भी राज्यसभा के, उनके ऊपर आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, और आप ही के सांसद हैं। तो देखिए, आज दुख इस बात का है कि ये जिस तरीके के शॉर्टकट्स का प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, वो बहुत ही निचले स्तर का है। क्योंकि आज जनता ये समझ में आ रही है कि इन्हें अपना चेहरा ढकने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, न ढंग का टिश्यू मिल रहा है। तो ले दे के जो कपड़ा मिलता है वो हो जाता है इनका भाजपा का वॉशिंग मशीन। अब देखिए, राघव चड्ढा के लिए भाजपा के वॉशिंग मशीन को लेकर तो सवाल उठते हैं ना तपोज जी, आप कह रहे हैं ले देखिए भाजपा का वॉशिंग मशीन। जरा एक बात बताइए, 15 अप्रैल की तारीख थी, जालंधर के घर में, अशोक मित्तल के जालंधर के घर में ईडी ने छापा मारा। उसके 10वें दिन अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो अब ये बताइए कि 10 दिन पहले छापा मारा, अब 10 दिन बाद दोबारा होगा या नहीं होगा? नहीं, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, राघव चड्ढा की अगर प्रोफाइल की बात करें तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप आम आदमी पार्टी के शुरुआती चेहरों में से थे। ये कह रहे थे डर गए, अगर वो डरते तो इतने दिनों तक आपके साथ कैसे थे? और पॉलिसी जो जितने भी पॉलिसी मीडिया स्ट्रेटेजी से तब नहीं डरते, अभी उनके डरने को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है ना। आप अशोक मित्तल की बात को भी तो राघव चड्ढा के साथ ले लीजिए जो मैंने सवाल किया। मैं आ रहा हूँ, मैं अशोक मित्तल पे भी आ रहा हूँ। मैडम, मैं अशोक मित्तल, मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए। तो उसके बाद आप संदीप पाठक देख लीजिए। संदीप पाठक जो है आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं, अकादमिक बैकग्राउंड रहा है, 2022 से वो राज्यसभा में एमपी रहे। इनके ऊपर कौन सा, आम आदमी पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, यहां तक कि पंजाब जीत में भी उनका मुख्य रणनीतिकार का उनका रहा है। अशोक कुमार मित्तल पे मैं आता हूं। लवरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के फाउंडर मेंबर है, राज्यसभा मेंबर है 2022 से। आपको शिक्षा और उद्योग जगत से कनेक्ट करवाने का इनका सबसे बड़ा इनको कनेक्ट माना जाता है। और पार्टी के अंदर नेतृत्व बदलाव और गुटबाजी से ये बेचारे परेशान थे, हमेशा से ये सवाल उठाते रहे हैं। हरभजन सिंह पे कौन सा ईडी पड़ गया? मैं जितने लोगों का नाम बता रहा हूँ, आप इनका बता दीजिए ना। हरभजन को छोड़िए, हरभजन पे नहीं पड़ा, चलिए वो आइडियोलॉजी मे भी उन्होंने आइडियोलॉजिकली शिफ्ट हुए हैं, वो मे भी, चलिए वो आइडियोलॉजिकली शिफ्ट हुए। अशोक मित्तल की तो बता दीजिए ना सर। नहीं, मैंने बताया तो, अशोक मित्तल जो हैं वो अशोक कुमार मित्तल वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर हैं। प्रोफेशन हमें पता है। ईडी के छापे की बात कीजिए। 10 दिन पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ता है, उसके तुरंत बाद 11वें दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब क्या ये दबाव की राजनीति नहीं? क्या आपने विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठाया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 लोगों में से कितने लोगों पे ईडी का छापा पड़ा है? ईडी के अंदर उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें? एक व्यक्ति पे ईडी का छापा पड़ा है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, उसके मैं अपनी बात समाप्त कर लूं उसके बाद, क्योंकि दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज उसका सवाल का जवाब फिर आप ही बोलिए। नहीं, मैं तो आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। बोलिए, मैं बैठता हूं। चलिए, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर अगर जो 97% लोग जो आज तक कार्रवाई ईडी सीबीआई ने कार्रवाई करी, जो शामिल हुए, उसके बाद में उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी, चाहे वो कहीं से भी ले लीजिए। नरेश जी के सवाल का जवाब वही सवाल मैंने आपसे किया कि ईडी उनके घर पे छापा मारती है और उसके 11वें दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसे दबाव की राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बीजेपी में शामिल हो गए तो ये ईडी की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी या हवा-हवाई हो जाएगी? देखिए, शुभेंदु अधिकारी पे भी दबाव, इसी तरीके की बातें आती है। उनके सारे केसेस चल रहे हैं।
जितने लोग जितनी पार्टियां छोड़ के आए हैं हमारे यहाँ, उनके सारे केसेस चल रहे हैं। कौन से बंद हुए हैं आप बताइए? कोई भी इस देश में अलाउड नहीं है कानून तोड़ने के लिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये पॉलिसी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और ये इसीलिए वो बोलते हैं लाल किले पर से, जिससे कि भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री है, एनडीए के जो नेता है, एनडीए के मंत्री हैं, और सारे लोग विपक्ष के भी। तपोष पाल जी, जो आप कह रहे हैं ना कि जिन पर केसेस थे उन सबके केसेस चल रहे हैं, तो उनका नाम मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो मेरे को उनकी स्टेटमेंट क्योंकि याद आ गई है तो आपको बता दूं। दिवंगत अजीत पवार जी की मैं बात जरा याद दिला दूं, जिन्होंने खुद जब एमसीडी के चुनाव थे मुंबई में, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मुझ पर खुद 70,000 करोड़ का घोटाला है, देखिए, और आज मैं उन्हीं की पार्टी में मंत्री बनकर बैठा हूं, डिप्टी सीएम के पद पर बैठा हूं। बहुत खुले तौर पर वो कहते हैं। तो फिर कहाँ गया? वो खुद ही कहते थे, अब कहाँ गए? ये मेरे लिए कहते थे चक्की पीसिंग। नहीं, कहाँ पे वो उनका केस बंद हो गया ये बताइए ना। जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन किए सारे केसेस बंद हो गए, ऐसा कहीं प्रमाण मिला क्या आपको? उनके केसेस चल रहे थे। इस वॉशिंग मशीन के बारे में आगे भी तपोष जी चर्चा रहेगी। जरा मैं यहाँ पे राकेश सिंह परमार जी को भी पैनल में इंक्लूड करना चाहूंगी। राकेश परमार जी की ऑडियो मिल पा रही है? राकेश परमार जी सुन पा रहे हैं? सॉरी मोनिका, मेरे यहाँ से एक बारात गुजर रहा है, 2 मिनट में गुजर जाएगा। रणविजय जी से प्रश्न ले लो, शोर सुनाई दे रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है राकेश जी, क्योंकि कुछ टेक्निकल ऑडियो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके यहाँ कुछ इशू हो रहा है, तो हम राकेश जी के पास लौटेंगे। रणविजय जी के पास जरा चलते हैं। रणविजय जी, किस तरीके से एनालाइज करेंगे ये जो शाम से बहुत बड़ा उलटफेर रहा है? ये अंदरूनी बगावत है या फिर एक सुनियोजित राजनीतिक इंजीनियरिंग? मोनिका जी, इसे बगावत कहना थोड़ा सा उचित नहीं मैं समझता हूं। यह एक राजनीति की उस हवा का दम घुटना है जो 2011 में अन्ना आंदोलन के समय नई हवा चली थी। अरविंद केजरीवाल के रूप में भारतीय राजनीति में माना गया कि एक नई हवा आई। एक भारत में अब जो राजनीति चल रही है दशकों से, उसमें नया झोंका आएगा और कुछ बदलेगा। लेकिन अफसोस कुछ नहीं बदला। जैसे राजनीति चल रही थी, अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पर चल पड़े, उसी पैटर्न को उन्होंने अपना लिया जो भारतीय राजनीति में अब तक अन्य पार्टियां करती रही हैं। और ये जो 7 लोग आज गए, या कोई 7 लोग नहीं गए, ये केजरीवाल जी को अपने पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी कार्यप्रणाली पर, अपनी जो राजनैतिक पार्टी के अंदर प्रतिद्वंदिता है उस पर विचार करना चाहिए। मैं आपको कुछ नामों को गिनाना चाहता हूं, उससे आप समझिए कि आखिर हो क्या रहा आम आदमी पार्टी में। आप योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई बहुत बड़े नाम थे। प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, अजीत झा, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, आशुतोष, एच फुल्का जी, कैलाश गहलोत जी, राजकुमार आनंद जी, कपिल मिश्रा, सतपाल जैन, अलका लांबा, कहां है आजकल? क्या है आम आदमी पार्टी में? क्यों गए? सबने जब जब छोड़ा तब सबका लगभग एक ही पैटर्न सबका रहा कि केजरीवाल जी से बात नहीं बन पाई। क्या नहीं बन पाई? वो उनके काम की शैली से मैच नहीं करता। इन लोगों के काम की शैली या इनकी काम की शैली से अरविंद केजरीवाल जी प्रसन्न नहीं रहते थे। तो जो शुरुआती दौर में अन्ना आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी की स्थापना की, जो लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए, उनमें से अधिकतर लोग आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी की बातचीत, व्यवहार, कार्यप्रणाली और राजनीति से क्षुब्ध होकर बाहर चले गए। अभी विचार में बहुत तेजी से आया कि मित्तल जी के खिलाफ ईडी की जांच हुई, इसलिए डरकर चले गए। चलिए मान लीजिए मित्तल जी के खिलाफ ईडी की जांच हो रही थी, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने बहुत भीषण, इतना भारी दबाव बना दिया कि मानसिक रूप से टूट गए, कमजोर हो गए और चले गए। हरभजन सिंह क्यों चले गए?
उनके ऊपर कोई ईडी की जांच नहीं हुई, कोई सीबीआई की जांच नहीं हुई, उन पर कोई दबाव नहीं था। राघव चड्ढा के खिलाफ तो कोई ईडी की जांच नहीं चल रही थी, और राघव चड्ढा तो उस समय अपने आप को केजरीवाल जी से दूरी बनाए हुए हैं जब केजरीवाल जी जेल गए थे। लगातार उसके बाद से दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था कि आपस में बन नहीं रही थी, और देर हो गई। मैं तो इंतजार कर रहा हूं पिछले करीब 6 महीने के आसपास से कि राघव चड्ढा कब आम आदमी पार्टी को नमस्कार करेंगे। जो उनकी कार्यशैली थी वो आम आदमी पार्टी से वर्तमान में मैच नहीं कर रही थी। हाँ। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को यह पुनर्विचार करने की जरूरत है जी। कि हम जो अन्ना आंदोलन के समय दिखे थे, दिखाने की कोशिश की थी, वो अब आज हम नहीं आखिर ऐसा हमारे में क्या हो गया जो हम वो बन नहीं पाए, हम वह बन गए जिसका हम विरोध करते थे। जिन राजनीतिज्ञों को उनकी कार्यों के कारण अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मंचों पर बैठकर, आखिर वह सब कुछ ओढ़ अपने सिर पर क्यों लिया? ऐसी कौन सी मजबूरी? जिन आरोपों के खिलाफ उन्होंने जंग शुरू की, वही तमाम आरोप उनके ऊपर आकर लग गया और एक एक कर तमाम नेताओं ने साथ छोड़ दिया। नरेश जी, उम्मीद है रणविजय जी की बात आपने सही से सुनी होगी। सवाल जवाब जारी रहेंगे, राकेश जी से भी सवाल लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात करें सियासी फेरबदल की, जो आज बड़ा फेरबदल हुआ है सियासत में। अब इसे क्या एक भारतीय राजनीति का नया पुनर्गठन कहा जाए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद सीधे भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को 7 नेताओं के आंकड़े का एक बड़ा झटका लगता है। ये आम आदमी पार्टी के सियासी गणित को भी कहीं ना कहीं हिला कर रख देता है। कई मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तपोष पाल बीजेपी की तरफ से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से, राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से के तौर पर, और रणविजय सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। राकेश सिंह परमार जी के पास आते हुए, राकेश जी, जिस तरीके से रणविजय जी ने बात कही, बात सही भी है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ये सोचने की जरूरत है कि क्यों तमाम नेता एक एक कर जो साथ है वो छोड़ते चले जा रहे हैं। क्या हुआ वो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मॉडल का, जिन आरोपों के खिलाफ जंग लड़ी, आज वही तमाम आरोप खुद पर लगे हुए हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या आपको ये लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ अब ना रह के बल्कि एक लीगल डिफेक्शन स्ट्रैटेजी बन गया है? कि आप एक स्ट्रैटेजी के इस तहत, क्योंकि राघव चड्ढा ये कहते भी हैं, 2/3 सांसद हमारे साथ हैं, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप दल बदलते हैं, क्या इसका सीधे तौर पर फायदा उठाया जा रहा है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज का घटना नहीं है, ये कई दिन पहले का है। उसका एक सीधा कारण है कि एक सिंगल चिट्ठी उपराष्ट्रपति महोदय को दी गई है जिसमें 7 लोगों का सिग्नेचर है। 3 लोग दिल्ली में ही नहीं है। स्वाति मालिवाल पिछले 3 दिन से दिल्ली में नहीं है, वो एक ऑफिशियल टूर पे है। हरभजन आईपीएल में महीनों से हम लोग रोज टीवी पर उनको सुन रहे हैं। तो यह नहीं है कि वो आज का घटना है। जिस दिन केजरीवाल जेल चले गए उसी दिन से इसकी तैयारी, बड़ी लंबी तैयारी है। 10 में से 7 लोगों को चुना, वो 7 अलग अलग विचार के लोग हैं और इसमें से कोई भी राजनीतिक नहीं है। इन सब लोगों की बैकग्राउंड स्वतंत्र है। कोई कुछ है वो सब लोग बोल दिए, उस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। देखो ये टूट क्यों रहा है, यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मोनिका, आपको बैठे बैठाए देश का प्रधानमंत्री बना जाए ना तो समझ में नहीं आ जाएगा कि मुझे एक्ट करना है कि रिएक्ट करना है। इन सब के साथ यही हुआ। इसमें से कोई भी आदमी नहीं था जो गांव के गली का प्रधानी का चुनाव लड़ने की सोचे। जीतने की तो सोच भी नहीं सकता, लड़ने की भी नहीं सोचे। असल में क्या था कि केजरीवाल ने ना ठुल्ले इकट्ठा किए थे। मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, ये केजरीवाल के शब्द है, मेरे जो सारे लोग आदरणीय थे उसमें एडबी राव था। अब शांति भूषण जी तो इस देश में सबसे उम्रदराज वकील थे, प्रशांत भूषण जी तो हमारे महकमे के हमारे बड़े भाई जैसे हैं। लेकिन केजरीवाल जो अपने जो ठुल्ला कहते हैं, मैं उनके शब्दों में कहता हूँ कि केजरीवाल ने ठुल्ले इकट्ठा किए थे। अब ठुल्ला बोलना शुरू करें इसके पहले उन्होंने उनकी व्यवस्था कर दी। हर वो आदमी जो केजरीवाल कहने के साहस रखता था या केजरीवाल के बराबरी में बैठने करता था, उसको केजरीवाल ने किसी न किसी बहाने हटा दिया या स्वतः लोग हट गए।
अरविंद केजरीवाल के पार्टी से जितने लोग गए हैं ना, उसमें से एक पर भी ईडी का छापा नहीं पड़ा था जो अब तक चले गए। एक ये मित्तल साहब का मामला हटा दिया जाए, कोई बिना ईडी के छापे, जोगिंदर यादव का तो कोई ईडी वाला मामला नहीं, तो मैं ये नाम करके नहीं करता, क्यों गए पर चर्चा करते हैं। देखिए, जितने लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल डिटेक्टर के जैसा काम करते हैं कि खाता ना भाई, जो मैं बोल दूं वही सही, और राजनीति में यह होता नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि जितने बड़े बड़े अफसरान हैं ना, वो राजनीति में सफल नहीं हो पाते। आर.के. सिंह देखो ना, मंत्री बने, पार्टी ने उनको हटा दिया क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, वो तुम ताम सुनो और कर दो वाला बात है, कुछ सुना नहीं। किरण बेदी आई थी ना, मुख्यमंत्री बनाया गया था दिल्ली में, उनको घोषणा किया गया था, 5 वोट उनका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किरण बेदी ने बेल्ट नहीं खोला था पुलिस वाला। तो यह राजनीति में आपको मतलब सीन है, हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, आप पसीने से तर बतर बदबू 3 किलोमीटर से उसके शरीर से बदबू आ रहे हैं और आपको गले पकड़ना पड़ता है, हाय हाय करना पड़ता है। केजरीवाल का वो बस सब बात था नहीं। दूसरा क्या था, ये लोग अब तक टीके क्यों थे, सबके सब फाउंडर मेंबर थे, क्योंकि इनको केजरीवाल से फायदा दिख रहा था। अब वो जड़ ही खत्म हो गई, क्योंकि केजरीवाल जिस नाम के लिए बनाए गए थे कि मैं अलग हूं, मैं ईमानदार हूं, फलाना हूं, वो सब उनका उल्टा था। और केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे पहले दिन से, लेकिन समझ आया लोगों को 2-4 एक चुनाव के बाद से। लेकिन जिस दिन पार्टी वाला पहले दिन झूठ बोला कि मैं ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूं, वो पहले दिन बेईमान था। लोगों को पता, जो गीता कॉलोनी में दिल्ली में रहते हैं ना, उन सब लोगों को उसकी बेईमानी की पता थी। राशन कार्ड में आधार कार्ड बनाने में 2-2, 5-5 रुपया लेता था ये आदमी, IRS अफसर। बगल में लोग कहता था, लोग सुनता नहीं था, क्या बात कर रहा है, उसका 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, वो 150 रुपया लेगा। लेकिन ये स्वाति मालीवाल उसके साथ हुआ करती थी, ये फार्म भरा करती थी डे 1 से। स्वाति माली इन सबसे पहले से स्वाति मालीवाल है। मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, आज भी एड्रेस बताता हूँ, गीता कॉलोनी दिल्ली। गीता कॉलोनी दिल्ली में किसी भी चौक पर खड़ा होकर के पूछ रहे थे कि केजरीवाल कैसा ईमानदार है, आपको जुतिया पड़ जाए, क्योंकि वो सबने आधार कार्ड में नाम शुद्ध कराने के लिए 200 रुपया दिए हुए। अब वो आदमी अब सुना होगा ना, कट्टर ईमानदार है। चूंकि मैं बलिया में, बनारस में, गाजीपुर में सुन रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, तो मैं पता है कि यार हो सकता है कट्टर ईमानदार हो। लेकिन जब काम करने को आया तो वो सब काम किया जो बिल्कुल औरों से भी बदतर। तब जब शराब घोटाले में नाम आया, एजुकेशन वाले में नाम आया, आदमी जेल चला गया, तो उन लोगों को लगा कि भाई अब तो ये आभा मंडल भर भरा के गिर गया, तो हमारा क्या होगा। अच्छा, इनमें से कोई नेता था नहीं जिनकी अपनी सर्वाइवल हो, तो ये 1/3 मेजोरिटी देखे ताकि इनकी संसदीय बची रहे। और संसदीय के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत बड़ी पार्टी है, सरकार है उसके बाद में, और आगे भी सर्वाइव करेगी। केजरीवाल की पार्टी की अब सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, आप मेरे इस रिकॉर्ड को, टेप को रिकॉर्ड करना। अभी भगवत मान बयान दे रहे थे ना, हो सकता है कल भगवत मान बयान दे कि मैं पूरी पार्टी समेत आम आदमी पार्टी से हट करके किसी और पार्टी में मर्ज कर रहा हूं, क्योंकि भगवत मान वहां सिर्फ रबल स्टैम्प मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जब से दिल्ली से मुक्त हुआ है, पंजाब में ही बैठा हुआ है, और पंजाब के ही गाड़ी का, हेलीकॉप्टर का, जहाज का इस्तेमाल कर रहे, लेके घूम रहा है, और पीछे पीछे आ रहे। मतलब भगवत मान की स्थिति सोनिया गांधी के सामने मनमोहन सिंह वाली हो गई है, तो वो खुद ही व्यथित है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भगवंत मान को मानेंगे राकेश जी, सियासी गलियारों में जो ये चर्चा है और भगवंत मान की स्थिति की भी बात हो रही है, आरोप तो पहले से भी लग रहे हैं कि ऐसा हो रहा है उनकी स्थिति, तो अगला नंबर भगवंत मान का मान ले क्या? मैं वही कहने वाला हूँ कि ये देखिए, हम लोग बात से बात मिलाते हैं। जितने लोगों ने बात किया ना, उसमें 2 ही बात कहा कि ईडी का छापा पड़ा, पंजाब के साथ धोखा। मतलब इसमें से तो कई लोगों का पंजाब से संबंध ही नहीं है, लेकिन पंजाब के साथ धोखा, वो पंजाब के साथ धोखा का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि पंजाब सरकार की स्थिति क्या है वो तो पंजाब के सारे लोगों को पता है। मतलब सरकार में जो लोग हैं, आम पंजाबी जो नागरिक में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पंजाब सरकार में लोग हैं उनको पता है कि भगवत मान की स्थिति क्या है। भगवत मान कभी भी मुख्यमंत्री नहीं, यह राघव चड्ढा भगवत मान के सुपर से ऊपर बोस था। जब राघव चड्ढा होता था, भगवत मान का बोस हुआ करता था। एयरपोर्ट में रिसीव करने भगवत मान आते थे, इस राघव चड्ढा को हम सब लोगों ने विजुअल देखा हुआ है। तो एक कल के आए लड़के को जो भगवत मान से आधी उम्र का है, उसको तुमने बोस बनाया हुआ है, उसको रिसीव करने की बाध्यता और मजबूरी आपकी है, तो भगवत मान की मन स्थिति सोच लीजिए। चूंकि भगवत मान एक कॉमेडी कलाकार है, बड़ा लोकप्रिय आदमी है, राजनीतिक आदमी वो भी नहीं है। इन सब में तो राजनीतिक अकेला केजरीवाल है, और वोट अकेले केजरीवाल के नाम पर ही पड़ती है। आज भी भगवत मान कितना हो मुख्यमंत्री, कितना हो कॉमेडी हो, केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रिय आदमी है दुनिया भर में, लेकिन वोट पुलर तो केजरीवाल ही है। अब जब केजरीवाल की वोट पुलिंग की क्षमता खत्म हो जाएगी,
तो राजनीति में बेशक ये लोग तो राजनीति में आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, ये जाहिर सी बात है। और तपोज जी से इस बात को कंटिन्यू करूंगी। जी राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? एक बात बता दूं, एक मिनट टेक्निकल बात सुन लो। जिस तरह से शरद पवार के पार्टी का अजीत पवार ने दावा दिया कि मैं ही मेन पार्टी हूं, जिस तरह से शिवसेना का शिंदे ने कहा कि मैं हूं, अगला 1-2 दिन में हम लोग डिबेट करेंगे, ये साल को लोग मिल करके कहेंगे कि मैं ही आम आदमी हूँ, केजरीवाल इसमें से बाहर है। और हो सकता है कि कोर्ट में जाए मामला, और जब 10 में से 7 सांसद कहीं चले जाएंगे तो कोर्ट को विचार करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को विचार करना पड़ेगा। जो शरद पवार की पार्टी के साथ केस हुआ, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ केस हुआ, वह केजरीवाल के साथ भी हो सकता है। तो मामला भी शुरुआत हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो यानी कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ कॉमा है, और अभी आगे और भी सियासी फेरबदल या बदलाव या बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तपोज पाल जो इस बात के साथ मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगी, जो राकेश जी ने भी एक बात कही अरविंद केजरीवाल को लेकर। अब बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, कमल इतनी तेजी के साथ खिल रहा है कि हर राज्य में आप कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो फैली हुई हैं। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सबको समेट लिया जाए और इसीलिए ये बड़ी स्ट्राइक की जाती है? नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए, अभी साथी प्रवक्ता जो है वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी पे आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दमदम की सभा कर रहे थे और वहाँ पे जो आरजेकर मामले में जिस डॉक्टर बहन की जो है मृत्यु हो गई थी, उनके माता जी को टिकट मिला हुआ भाजपा से, वो स्टेज में थी, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। अमित शाह जी सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, अभी वो रोड शो में हैं। तो पूरी तरीके से हमारे जो लोग हैं, जो टीम है, वो सब इस समय वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बिजी हैं। और आप देखिए, ये आपकी कमजोरी है ना, ये आपका अंतरकलह है। ये वो लोग हैं जो कि फाउंडर मेंबर्स थे, ये वो मतलब बचकाने वाले लोग नहीं है कि हमने किसी ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया तो वो देखते हुए चले आएंगे। तो आप सीरियसनेस को समझिए, ये आपकी कमजोरी है, आप इनको साथ में नहीं रख पाए। उनके जो भी रहे हो, एम्बिशियस रहे हो, कि वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस रहे हो उस पर खरे नहीं उतर पाए, तो ये आपकी दिक्कत है। मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि भैया कल मेरे इतनी व्यस्तता थी, आज सवेरे से मैं फिर से डिबेट में था और केवल वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, तो इतना ज्यादा हीट है उसमें, अचानक से ये चीज आया है। तो ये देखिए, ये असंतोष ऑब्वियसली, जैसे राकेश सिंह जी कह रहे थे कि ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा, ऑब्वियसली चल ही रहा होगा, क्योंकि ये लोग कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं, राज्यसभा के मेंबर हैं, आपके फाउंडर मेंबर हैं, आपके बुद्धिजीवियों में से आते हैं जो कि रणनीतिकार रहे हैं। तो ये इन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली काफी दिनों के बाद और सोच समझने के बाद उसके बाद ही लिया होगा, ये कोई छोटी घटना है भी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, उठा के आरोप लगा देना कि भाई भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, ये है, वो है, इससे कोई सॉल्यूशन आपके एटलीस्ट आपके टीम में नहीं मिलने वाला है। भाजपा के साथ जो है वो तो है ही है, हम अपने संगठन को मजबूत कर ही रहे हैं, हम हमेशा जाते हैं लोगों के पास, पर ये जो संगठन मजबूत हो रहा है, तपोज जी एक बात बताए ना, जो संगठन मजबूत हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तमाम विपक्षी नेता ही कैसे प्रभावित होते जा रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि 2029 से पहले आपकी पूरी रणनीति हो कि विपक्ष को ही समेट दो, विपक्ष का ही सुपड़ा साफ कर दो, तो यानी कि 2029 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार? देखिए, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए संसद में जादूगर की कहानी सुनाएंगे तो वहां के जो लोग हैं, जो सीरियस पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे ना। आप बताइए, जो लोग सीरियसली डिबेट देखते हैं, जो लोग सीरियसली राजनीति को समझते हैं, वो जब राहुल गांधी की इस चीजों को देख रहे थे तो शर्मसार हो रहे थे। ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। आप बताइए ना, दीज आर द सीरियस मैटर्स। आप महिला आरक्षण बिल पे वहां पे जादूगर की कहानी सुना रहे हैं, कब से ये पेंडिंग पड़ा था। मैं समाजवादी पार्टियों के साथ आज सवेरे डिबेट में था, वो हमसे कह रहे थे कि ये जो है हम पीडीए, हम पिछड़ा कर रहे हैं। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता किसने दी? मोदी जी ने दी 2018 में। पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में उसको बनाया था, लेकिन संवैधानिक मान्यता हमने दी। तो कोई पिछड़ा कह देने से पिछड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जाते हैं, 24 घंटा चलने वाली ये पार्टी है, कोई कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाली पार्टी थोड़ी ना है कि इलेक्शन आ गया तो आ गए फिर हम। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि ये
24/7 चलने वाली पार्टी है। हम लोगों के पास गए हैं, हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाए हैं, और आज भी यही है। एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे जो है जूझने के लिए रेडी रहता है, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे काम करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, हम लोगों को तो आपका कहना है कि आपकी आइडियोलॉजी है कि हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है, और इस आइडियोलॉजी से हर कोई इसीलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि आप लोग देश के लिए काम करते हैं। नहीं, मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना यह है कि हम जो पार्टी है, हम अपने जगह अडिग है, हमें कोई जरूरत नहीं है भाई इस तरीके की ऑपरेशन लोटस जो आप कह रहे हैं और ये सब करने की। तो आप नकार रहे हैं पूरी तरीके से ऑपरेशन लोटस के आरोप? अगर कोई हमारे पास आएगा तो ठीक है, स्वागत है उनका, हम उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे, लेकिन हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है कि भैया टूट के आ जाओ, हम जो है सब समाप्त कर रहे हैं यहाँ से, तो ये कर रहे हैं। इस तरीके की हमारी कोई ना गतिविधि है ना कुछ है। आपने देखा था जेडीयू में, वो एनडीए में थे, जेडीयू की संख्या कम थी, फिर भी जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, हमने अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जब आप इन आरोपों को नकार रहे हैं तपोज जी, तो नरेश जी से पूछ लेते हैं। नरेश जी, ऑपरेशन लोटस की आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, बीजेपी इसे टोटली नकार रही है कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई भी बात नहीं है, आपकी पार्टी वीक है और नेता प्रभावित होकर खुद ब खुद आ रहे हैं, उनका संगठन मजबूत हो रहा है, 365 दिन क्योंकि काम करने वाली ये पार्टी है। तो कभी झांक कर देख रहे हैं अपने गिरबान में कि आखिर क्या ऐसी बात है कि शुरुआत से ही जो फाउंडर टीम थी वो धीरे धीरे कर छटकती गई? मोनिका जी, अभी एक एक चीज के लिए जो कहते हैं कि लोटस नहीं है, तो पहली बात तो मध्य प्रदेश के अंदर जो क्या था, जो एक बार आपने सरकार गिराई थी, वो क्या था, कर्नाटक के अंदर क्या था, महाराष्ट्र के अंदर क्या था, ये इसका जवाब इनसे पूछ लीजिएगा कि ये कौन करता है कौन नहीं करता है, उसका जवाब इन्हीं से पता चलेगा। फिर दूसरी बात आ जाइए कि केजरीवाल साहब जब जो कहते हैं ना कि आपकी सेना को, किसी के जो राजा था उसी को जेल के अंदर डाल दिया गया, तो जो कमजोर लोग होते हैं ना वो नहीं है यहाँ कमजोर। हम लोग कहते हैं कि जो पार्टी के अंदर है कमजोर बन के मत आइए, संघर्ष कीजिए। मैं आपको खुद अपना बता देता हूँ एग्जाम्पल। तो संघर्ष में राघव चड्ढा ने कहा तो कि मैंने अपनी जवानी के 15 साल इस पार्टी को दे दिए। जवानी के 15 साल देने के मतलब जवानी में जितना आपको दिया और किसी को मिला भी नहीं ना। अगर वो जवानी के 15 साल तो देने की बात करते हैं तो 15 साल उनको जब एक बात बताइए नरेश जी, जब उनको जवानी से आपने इतना कुछ दिया तो फिर उनको म्यूट क्यों कर दिया राज्यसभा में? हमने म्यूट नहीं किया कहीं भी। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला, पार्टी ने क्या बोला कि आपको जो है कि ठीक है वो पद के लिए आपको संवैधानिक पद है, उसके हटा के किसी और को मौका देने के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप खुद सोचिए पार्टी के अंदर आप अपनी ही पार्टी के नेता के लिए सभापति को पद नहीं, नरेश जी गलत बोल रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप अपनी ही पार्टी के, सुन लीजिए, आप मेरी ये लाइन सुन लीजिए, मैं आपको समय दूंगी। ठीक है, आप मेरी ये लाइन सुन लीजिए, इसको इंक्लूड करके मैं आपको पूरा समय दूंगी। आप सभापति को अपनी ही पार्टी के नेता के लिए बोलते हैं कि बोलने के लिए समय मत दीजिए। अब ये बात थोड़ी होगी कि कल को अमित शाह जी बोल दें। आप एंकर हैं, सुनिए, उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको। आप एंकर हैं, उसके बाद में अगर जो चैनल है आपका, अगर आपको बोले कि आपको सीनियर एंकर या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आप मना करेंगे क्या? कभी मना करेंगे? आप बताइए। क्या राघव चड्ढा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? नहीं, राघव चड्ढा क्या नहीं थे क्या? पार्टी के सांसद थे, अलग अलग प्रभारी थे, नेता रहे। आपने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दी ऐसी कि आपने वहां पर ऑडियो कट कर दी? आप सुनिए, पार्टी ने आपने तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ले ली। उसके बाद संसद में आके खुद उन्होंने, आप खिलाफत करने का मतलब ये है कि संसद में आके खुद आप दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। आप अंदर की बात है, पार्टी के अंदर रहते और उसके बाद पार्टी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको स्वार्थ नहीं होता पार्टी के लिए, आप सेवा करिए ना। हम कब मना कर रहे हैं आपको? ये थोड़ी है कि जिम्मेवारी लेके कि आपको बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिले उसके बाद में सेवा करने के लिए मौका मिले। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं कि मैं आरएसएस से आता हूं, मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए बात करी गई थी आरएसएस के अंदर, लेकिन नहीं, मेरी विचारधारा, मैं आज भी गर्व से कहता हूं कि मैं अभी जिनके लिए बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि मेरी बिल्कुल भी बीजेपी से कभी भी मेरी विचारधारा तो जिम्मेदारी नहीं मिली, तभी तो आप आम आदमी पार्टी में हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आरएसएस की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली क्योंकि मैं आरएसएस का झंडा लगाया बचपन से लेकर आज तक, लेकिन मेरी विचारधारा मोदी जी से नहीं मिलती, देश को बांटने की नहीं मिलती, क्योंकि देश के लिए बहुत एजुकेटेड, जो ये बात कर रहे थे ना संदीप पाठक जी, मैं भी बहुत बड़ी इंडिया की बेस्ट कंपनीज के अंदर काम करता हूँ, उसके बाद भी बहुत एजुकेटेड हूँ। लेकिन इसके बाद में आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पार्टी की सद्विचारधारा आपकी होती है कि शिक्षा की विचारधारा, हम जो उसके लिए आज सबको जरूरत नहीं है, जो अच्छा कमाता है ना उससे पूछिए कि जो अच्छे अपने विजन के ऊपर अपनी रोजी रोटी खुद कमा के जो सरकार को टैक्स देता है उसको कोई जिम्मेवारी नहीं है कि नरेश जी, आप आंकलन करने को, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडी ही नहीं है,
रणविजय जी ने भी एक एक करके नाम गिनाए फ्रॉम द डे वन, और अब तक का आप देख लीजिए 7 सांसद आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग शायद अपने गिरबान में झांकने को तैयार ही नहीं है, आप लोग शायद आंकलन करने को तैयार ही नहीं है। वक्त है, आंकलन करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बच्चे कुछ भी चले जाएंगे। चलिए अभी तो 3-3 है लोकसभा राज्यसभा में, पता चला वो भी गए। आपकी मोनिका जी आपकी बात से एग्री हूँ, ठीक है, पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके लिए आकलन अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी केंद्रीय समिति है उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेगी और आगे की रणनीति के ऊपर, क्योंकि हम देश के लिए काम करने के लिए, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम देश के लिए 24/7 काम करते हैं। इस देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक इस देश के लिए काम करता है, ये नहीं कि आप ही पार्टी के लिए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपकी पार्टी देश की सबसे बड़ी अमीर पार्टी कैसे बन गई? अगर देश सेवा करते होते तो आज आप सबसे बड़ी अमीर पार्टी नहीं होती। सबसे बड़ा फंड किसके पास है? तो वो आपके पास है। सबसे बड़े कार्यालय कैसे खोल दिए गए इन 10-12 साल के अंदर? वो सब कैसे? आपके कोई भी नेता, एक बता दीजिए, कोई गरीब नेता हो जिसके पास में, और 10 साल का रिकॉर्ड उठा के दे दीजिए, कोई भी सांसद आज तक या कोई भी एमएलए है आपका जो उसका रिकॉर्ड पूरे के पूरे पॉलिटिकल रिकॉर्ड। तो आप लोगों के नेता भी तो एक एक कर अमीर होते गए, वो कौन से गरीब के गरीब रह गए? हम आकलन करेंगे मैम, हम कब करें? हमारे नेता कौन से अमीर है आप बताइए। मैं कहता हूं संजय सिंह जी कौन सी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं? पहले, अब हरियाणा से राज्यसभा सांसद होते सुशील गुप्ता जी, कौन सी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं? पैसे वाले आदमी है वो नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में कोई आमद है नहीं। नरेश जी, मैं क्षमा के साथ आपको रोका, शब्द आपका गलत है कि आम आदमी पार्टी में कोई गरीब नहीं है। यह कहे कि कोई गरीब आम आदमी पार्टी में नहीं है। आम आदमी में सिर्फ खासे आदमी रहे हैं। आप एक एक आदमी का नाम गिनवा दूंगा। ये राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा लिखा आदमी था। ये सत्येंद्र जैन कितना बड़ा आदमी है। आप संजय सिंह सुल्तानपुर से यहाँ लेकर के कई तरह का काम करके कितना रुपया कमाया हुआ है। उसने अपने बेटी को सिनेमा लॉन्च करा दिया। सिनेमा 15-20 रुपए में टिकट आजकल नहीं मिल रहा, तो पूरी लॉन्च कैसे हो जाएगी? तो वहाँ एक भी आदमी गरीब नहीं है। आप आके बोलिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ दूसरे पार्टी का। यह सब का इसने मुझे रोकना पड़ा कि आम आदमी पार्टी में कोई आम आदमी नहीं। राकेश जी संजय सिंह की बात करते हैं कि मैं तो गारंटी देता हूँ, आकर भारतीय जनता पार्टी से एक बार पूछ के देख लें। वो उनकी स्टेटमेंट जितने भी चैनलों के ऊपर बोली थी उन्होंने कि आज तक अगर 1 रुपया मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकाउंट में गरीब नहीं है। नरेश जी, अमीरी गरीबी को छोड़िए, अमीरी गरीबी को छोड़िए, मेरी सलाह मानिए, आंकलन कर लीजिए। अभी चलिए फिर भी 3-3 का रेशियो आपके पास है, कहीं ये ना हो कि ये भी छटक गया तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अभी भी सलाह मानिए सलाह। उम्र में शायद आपसे छोटी होंगी लेकिन सलाह सही दे रही हूं, मान लीजिए। 1 लाइनर आंसर सिर्फ, क्योंकि समय की कमी है, दोनों से ही, राकेश जी और रणविजय जी से। राकेश जी, आम आदमी पार्टी खुद ब खुद टूट रही है या तोड़ी जा रही है? नहीं, अरविंद केजरीवाल का घमंड दूसरे का इज्जत न करने की वजह से टूट रही है और कोई कारण नहीं है। कोई भाजपा का दबाव नहीं है। आप मेरा इज्जत नहीं करेंगे, मैं आपके चैनल पर नहीं आऊंगा। इज्जत करिए तभी आऊंगा। ये तो आम आदमी बात है। केजरीवाल के साथ यही हो रहा है। रणविजय जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। 1 लाइनर आंसर, आम आदमी पार्टी खुद टूट रही है या तोड़ी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं? मोनिका जी, क्या कोई किसी को तोड़ सकता है क्या? किसी की विचारधारा अगर इतनी कमजोर है कि वो टूट जाती है, कोई आदमी इतना कमजोर है कि वो टूट जाता है, तो वह किसी काम का नहीं है। किसी के तोड़ने से कोई नहीं टूटता जी। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट अंदर अपने जब स्वतः अपने अंदर ये बात जागृत होती है कि नहीं, अब मेरा यहाँ काम करना मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरा ही नेता जिसका मुझ पर भरोसा नहीं, जिस पर मेरा भरोसा नहीं, उसके साथ रहना मुश्किल है, तब वो आदमी अपनी अलग रास्ता बना लेता है जी। राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों का काम है वो आरोप लगाए, को ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, वो लगा दी, जांच करा दी। ये अनावश्यक वो है। जब आप अहम ब्रह्मास्म, ये राजनीति में नहीं चलता है, वो भी भारतीय राजनीति में आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिनको आप बिल्कुल आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ 30 सेकेंड्स क्लोजिंग लाइन, 30 सेकेंड्स 1 क्लोजिंग लाइन। तपोषपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी 4 तारीख के बाद टीएमसी के साथ भी ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब पार्टियां आइडियोलॉजी पे नहीं काम करती है, ये धंधाबाज पार्टियां हैं। और आतिशी वर्सेस स्वाति मालीवाल, तो ये आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा प्रकरण था। और 3 बच गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो आम आदमी पार्टी संतुष्ट रहे। अभी 3 बचे हुए हैं।
नरेश जी 3 बज गए, पार्टी अभी बाकी है और मैं कहूंगी 3-3 का रेशियो अभी बचा है, तो पार्टी अभी बाकी है। संभाल लीजिए, आंकलन कीजिए। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नजर आज दिन भर बंगाल पर थी, लेकिन उस बीच बंगाल में खेला ना होकर दिल्ली पंजाब की सियासत में खेला हो गया, जब 7 सांसद आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं, ये सिर्फ कॉमा है, आगे कहानी बाकी है। सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।